हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज का हम लोग का टॉपिक है जर्नल की सहायक बहियाँ। और अगर अभी तक आपने इस क्लास की पिछली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सहायक बहियाँ किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि वे पुस्तकें जो किसी व्यवसाय के विभिन्न लेन देनों को सरलतापूर्वक रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल के साथ अथवा जर्नल के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उन्हें सहायक बहियाँ कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जर्नल, जो आप तो जानते हैं जर्नल क्या होता है। जैसे कि हमने आपको पिछली जो हमारी वीडियोस थी जर्नल की, उसमें हमने आपको समझाया था कि जर्नल में क्या होता है। जितने भी व्यवसाय के सौदे होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनका हम लोग लेखा करते हैं। ठीक है, एक के बाद एक जैसे जैसे सौदे होते जाते हैं उनका लेखा हम लोग जर्नल में कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि जर्नल में जब हम लोग एक के बाद एक सौदा करते हैं तो अगर कोई छोटा व्यवसाय, छोटा व्यापारी है तो वो तो समर्थ है, वो संभव है कि वो सारे सौदों का लेखा जो है वो करते जाए। लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ा व्यापारी है जिसके यहाँ मतलब सेकंड्स में लेन देन होते, मतलब कि एक सेकंड में कई लेन देन हो गए, तो अगर ऐसा कोई व्यापारी जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लेन देन होते हैं तो वहाँ पे जर्नल में उन सभी सौदों को रिकॉर्ड करना जो है वो बहुत ही टफ काम हो जाएगा। एक तो जर्नल की जो जर्नल है हमारा वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, उसमें किसी भी सौदे को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा कि पॉसिबल भी नहीं है कि हर टाइम पे जो लेन देन हो रहे हैं उसको जर्नल में विधिवत हम लोग उसका एक जर्नल एंट्री करके दिखा सकें। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जब कोई बड़ा व्यापारी जो होता है वो क्या करता है कि वो जर्नल भी रखता है और साथ में कुछ स्पेशल बुक्स, स्पेशल बहियाँ जो है वो बना लेता है, जिसमें कि वो उन सौदों के संबंध में उनकी एंट्री वहाँ पे कर देता है, जिससे कि बहुत जल्दी में ही काम हो जाता है। कुछ कुछ जो होते हैं व्यापारी होते हैं वो जर्नल भी रखते हैं और सहायक बहियाँ भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सहायक बहियाँ ही रखते हैं, मतलब कि जिनके सौदे लिमिटेड होते हैं। जैसे कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें सामान खरीदना है और बेचना है, अरे सॉरी, सामान खरीदना है और पैसा देना है, तो उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ परचेस से रिलेटेड काम हो रहा है, परचेस और कैश रिलेटेड हो रहा है। बहुत होगा कि उधार किसी से खरीद रहे हैं तो उसका नाम आएगा। तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, 3 बहियाँ सिर्फ रख लेंगे तो उनका काम क्या है वो हो जाएगा, तो उनको अलग से जर्नल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि सहायक बहियाँ जो है वो व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो वही बस यहाँ पे बोला है कि अगर आपका व्यवसाय बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन में व्यापारी को अलग से कुछ बहियाँ रखने की ज़रूरत पड़ती है उनका लेखा ताकि सरलतापूर्वक हो सके, तो उसे ही हम लोग जर्नल की सहायक बहियाँ जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं अगर हम लोग देखें तो हम लोग इससे कुछ ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो जैसे कि विशेषता में है कि जर्नल का एक भाग है। ठीक है, जैसे जर्नल है और जर्नल का एक हिस्सा हो गई उनकी सहायक बहियाँ। दूसरा है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है। जैसे जर्नल हमारी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक मानी जाती है, वैसे ही सहायक बहियाँ भी हमारी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक मानी जाती हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये व्यवसाय की प्रकृति पर, उसकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि वो व्यवसाय में कितनी सहायक बहियाँ रखी जाएंगी। फिर दोबारा जर्नल में प्रविष्टि नहीं होती। अगर कोई व्यापारी जो भी उसने सहायक बहियाँ रखी हैं उन सहायक बहियों में जिन लेन देनों का लेखा किया जा चुका है उन लेन देनों का लेखा दोबारा से जर्नल में नहीं होता है। ठीक है, या तो जर्नल में जिन सौदों का लेखा किया जाएगा उनका सौदा सहायक बहियों में नहीं होगा और सहायक बहियों में जिनका लेखा किया जाएगा उनका लेखा जर्नल में नहीं होता। यानी कि ये दोनों ही अलग अलग काम करती हैं, यानी कि जो जिससे रिलेटेड है वो वही काम करेगा, लेकिन है दोनों ही प्रारंभिक पुस्तकें। ठीक है, और लास्ट है कि विभिन्न व्यवहारों के लिए विभिन्न बहियों का उपयोग होता है। जैसे जैसे जो व्यवहार होते हैं उनके लिए उन बहियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग ये देखें कि सहायक बहियाँ मेनली जो हैं वो कुछ टाइप्स की होती हैं। फिलहाल तो वो तो व्यवसाय पे निर्भर करता है, लेकिन जो मेन टाइप्स होते हैं, जो मेन सहायक बहियाँ का प्रकार होता है, उन्हें हम लोग देखें तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि सहायक बहियाँ आखिर में होती क्या है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया है कि हमारी सहायक बहियाँ हैं
वो मेनली दो भागों में विभक्त होती हैं। पहला, केवल नकद व्यवहारों का लेखा, मतलब ऐसी सहायक बहियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ नकद जो सौदे हो रहे हैं, नकद या तो पैसा दिया जा रहा है या तो लिया जा रहा है, उनका लेखा किया जाएगा। और दूसरा है उधार सौदों का लेखा, यानी कि जिनमें उधार लेन देन हुए हैं उनका लेखा किया जाएगा। तो बात करें अगर हम लोग नकद लेन देनों का लेखा कहाँ किया जाएगा, तो नकद लेन देनों का लेखा करने के लिए सहायक बही के तौर पे दो बहियाँ होती हैं। एक होती है रोकड़ बही और दूसरी होती है लघु रोकड़ बही। ठीक है, दो बहियाँ होती हैं नकदी लेन देनों का लेखा करने के लिए। एक होती है रोकड़ बही, दूसरी होती है लघु रोकड़ बही। रोकड़ बही जो है ये भी 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली होती है साधारण रोकड़ बही, ठीक है, जिसे हम लोग सिंपल कैश बुक बोलते हैं। दूसरा होती है द्विस्तंभीय रोकड़ बही, जिसे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। और ये भी त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। और लास्ट है बहुस्तंभीय रोकड़ बही। ये 4 बहियाँ हैं। ये 4 बहियाँ मतलब है ये रोकड़ बही, यानी कि इनमें सिर्फ और सिर्फ जो लेन देन नकदी में हुए हैं उन्हीं का लेखा होता है। लेकिन इनमें थोड़ी सी और हल्की सी चेंजेस होती हैं, वो हम लोग को जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे ज़्यादा अच्छे से, तब हमें वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग को उतनी ज़्यादा बात नहीं करनी है। ठीक, फिर उधार सौदों का लेखा अगर हमें करना है तो क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य पुस्तक बही, देय पुस्तक बही, मुख्य जर्नल, ये सारी बहियाँ जो है ये उधार सौदों का लेखा इसमें कहते हैं। जैसे कि अगर हमने उधार क्रय किया है, उधार सामान खरीदा है, उसका लेखा क्रय बही में करेंगे। अगर नकद सामान खरीदा है तो ये नकदी व्यवहार हो गया, तो उसका लेखा रोकड़ बही में होगा। लेकिन अगर उधार सामान खरीद रहे हैं तो वो क्रय बही में जाएगी। उधार सामान बेच रहे हैं तो वो विक्रय बही में जाएगी। लेकिन अगर नकद सामान बेच रहे हैं तो वो, क्योंकि नकदी सौदा हो गया, तो रोकड़ बही में जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्रय वापसी बही जो होती है ये भी उधार मानी जाती है, विक्रय वापसी बही भी हो गई। इसी तरीके से सारी बहियाँ भी जो है अपनी उधार सौदों का इनमें लेखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक बही मानी जाती है वो होती है हमारी रोकड़ बही। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रोकड़ बही होती क्या है। तो देखिए, जर्नल की वह सहायक बही जिसके अंतर्गत केवल नकद लेन देनों यानी कि प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा किया जाता है उसे रोकड़ बही कहते हैं, और इसे रोकड़ जर्नल भी कहा जाता है। सिंपल सा जो सहायक बहियाँ जितनी भी होती हैं उनमें ऐसी बही जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नकदी लेन देनों का लेखा कर रहे हैं, चाहे हमें नकद में पैसा मिल रहा है चाहे हम नकद में भुगतान कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों मदों का लेखा जिस पुस्तक में होता है वो हमारी रोकड़ पुस्तक यानी कि रोकड़ बही कहलाती है, जिसको हम लोग रोकड़ जर्नल भी कहते हैं। ये है हमारी सिंपल सी रोकड़ बही। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, तो इसके बारे में हम लोग और जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो रोकड़ बही है ये हमारी प्रारंभिक लेखा बही की सबसे महत्वपूर्ण बही है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको पीछे बताया कि ये सबसे महत्वपूर्ण बही मानी जाती है हमारी रोकड़ बही। दूसरी विशेषता है कि केवल रोकड़ संबंधी लेन देनों का लेखा होता है। ठीक है, फिर सभी आयगत एवं पूंजीगत मदों का भी लेखा होता है। आयगत पूंजीगत मदें क्या होती हैं? आयगत मदें जो फुटकर मदें होती हैं, पूंजीगत मदें जो काफ़ी बड़े अमाउंट की मदें होती हैं। जैसे अगर हमने सामान खरीदा है, ठीक है, कोई माल खरीदा है तो वो हमारी आयगत मद हो गई। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा कम अमाउंट की होगी। लेकिन अगर हमने कहीं भवन खरीदा है, मतलब बिल्डिंग खरीदी है, मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इन सब का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये सब पूंजीगत मदें होती हैं। तो रोकड़ बही को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अमाउंट छोटा है या अमाउंट बड़ा है, उसको सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि पैसा लिया गया है या फिर पैसा दिया गया है, तो उस कंडीशन में उसका लेखा वो कर लेगी। ठीक है, फिर चौथा है गत वर्ष, चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष से संबंधित सभी नकदी सौदों का लेखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि पिछले साल, ठीक है, जैसे इस साल हम लोग लेखा कर रहे हैं, ठीक है, और पिछले साल का कुछ उधारी हमारा बचा है और उसका पेमेंट हमने इस साल में किया है, तो वो जो पेमेंट है वो तो हो गया पिछले साल से रिलेटेड ना। पिछले साल का कोई कोई उधार हमारा बचा है जिसका पेमेंट हमने इस साल किया है, तो वो मेनली क्या कहलाएगा कि वो पिछले साल से संबंधित पेमेंट था, लेकिन पेमेंट हुआ है इसलिए उसका लेखा रोकड़ बही में किया जाएगा। ठीक,
दूसरी बात चालू वर्ष का, तो चालू वर्ष में यानी कि जो जो अभी जिस ईयर का हम लोग लेखा कर रहे हैं उस ईयर में जो भी हमारे लेन देन होंगे पैसे के, उसका लेखा तो हम लोग करेंगे ही। और लास्ट है आगामी वर्ष से संबंधित, यानी कि कहीं पे हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है या फिर हमें एडवांस में पेमेंट मिल गया है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे कि जो लेखा है वो करेंगे अपने कैश बुक में। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक जो हमारी है उसको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि पैसा दिया जा रहा है या फिर पैसा लिया जा रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है कि वो पैसा मतलब किस टाइम से रिलेटेड है, वो पिछले साल का है, इस साल का है या फिर आने वाले दूसरे साल का है। और लास्ट है तिथिवार एवं क्रमवार लेखा, यानी कि जो भी जैसे हम लोग जर्नल में क्या करते हैं, सौदा होते जाता है उसका लेखा करते जाते हैं डेट के हिसाब से, और एक के बाद एक जो सौदा होता है उसका लेखा करते हैं, सेम वैसे ही हमारे कैश बुक हो गई। यानी कि जितनी भी सहायक बहियाँ हैं उन सब में भी तिथिवार और क्रमवार लिखा होता है, यानी कि डेट के हिसाब से और उन जैसे जैसे सौदे होते हैं उनके हिसाब से क्रम में जो होता है वो लेखा किया जाता है। तो ये कुछ हमारी कैश बुक की विशेषताएं थी। अब लास्ट है महत्व, यानी कि रोकड़ बही आखिर में बनाई क्यों जाती है, इसका महत्व क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें रोकड़ बही बनाने की, तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे पहला है रोकड़ शेष के मिलान में सुविधा। तो क्या होता है कि हम लोग जब कैश बुक बनाते हैं, तो कैश बुक जब हम लोग बनाते हैं तो लास्ट में मंथ के एंड में क्या करते हैं कि हम लोग मंथ के एंड में या फिर ईयर के एंड में क्या करते हैं कि हम लोग अपना कैश मिलाते हैं कि अब क्योंकि जितने भी नकद में सौदे हुए हैं सबका, चाहे हमें पैसा मिला है चाहे हमने पैसा पेमेंट किया, उन सबको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है। तो इस हिसाब से जितने पैसे हमारे कंपनी में रियल में होने चाहिए उतने ही पैसे जो है वो हमारे कैश बुक में शो होने चाहिए। जैसे हमारे कैश बुक में शो हो रहा है कि हमारे पास अभी कैश में 50,000 रुपये कंपनी में है, तो 50,000 रुपये कंपनी के पास रियल में होने चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और उसका पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो इसलिए रोकड़ शेष के मिलान में सुविधा होती है। दूसरा है निर्णय लेने में सहायक, यानी कि क्योंकि हम लोग जब रोकड़ बही बनाते हैं तो उसमें हम लोग उन सभी मदों का लेखा करते हैं कि हमें कितना रोकड़ कहीं से मिला है और हमने किस चीज़ पे कितना रोकड़ जो है वो खर्च किया, यानी कितने रोकड़ का भुगतान किया। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें कौन सी मदों पे कम खर्च करना चाहिए, कौन सी मदों में ज़्यादा खर्च करना चाहिए। तो इससे कोई भी जो निर्णय है व्यवसायिक निर्णय उन्हें हमें लेने में सहायता मिलती है। तीसरा समय एवं श्रम की बचत, क्योंकि जो सौदों जो जिन मदों का लेखा हमारी जर्नल की सहायक पुस्तकों में यानी कि रोकड़ बही में हो गया, उनको हम लोग दोबारा से जर्नल में नहीं लिखेंगे, तो इस वजह से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। फिर रोकड़ी विवादों के निपटारे में सहायक, कोई भी रोकड़ से संबंधित लेन देन से संबंधित जो है अगर कोई विवाद हो गया है तो उसमें रोकड़ बही हमारी जो है वो उसके निपटारे में मदद करती है। पाँचवा बैंक व्यवहारों की जानकारी, जैसे जो हमारे बैंक संबंधी जो 3 कॉलम कैश बुक होता है, जो त्रिस्तंभी कैश बुक होता है, उसमें बैंक का भी हम लोग एक कॉलम बनाते हैं। तो उसमें हम लोग बैंक से रिलेटेड जितने भी हमारे सौदे हुए हैं उनको भी हम लोग वहाँ पर दिखाते, तो हमें बैंक के व्यवहारों की भी वहाँ पे जानकारी मिल जाती है। और लास्ट में छूट या बट्टा की जानकारी मिल जाती है। तो जो हमारा डबल कॉलम कैश बुक है यानी कि द्विस्तंभीय कैश बुक है, उसमें हम लोग रोकड़ के साथ साथ बट्टा यानी कटौती का भी एक कॉलम बनाते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमें कितना बट्टा मिला है और कितना नहीं मिला है, तो हमें उसकी जानकारी भी वहाँ से मिल जाती है। यानी कि जो कैश बुक है एक तरीके से देखा जाए तो इसके जो 4 प्रकार हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चारों प्रकार में अलग अलग जानकारी जो है वो हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये था रोकड़ बही क्या होती है, उसकी विशेषता और उसके महत्व। अब हम लोग बात करेंगे रोकड़ बही से रिलेटेड जो भी उसके न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि अगर हमें रोकड़ बही बनानी है तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रोकड़ बही जो है वो हमारी मेनली 4 प्रकार की होती है। ठीक है, और ये जो चारों प्रकार हैं, इन चारों प्रकार के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बट थोड़ा सा होता है, जिसके लिए हमें चारों को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ताकि डिटेल में अच्छे से समझ सकें कि रोकड़ बही कैसे बनाते हैं, तो एक एक करके हर प्रकार के लिए एक एक करके हम लोग एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इनके न्यूमेरिकल को समझेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।